स्वागत है दिशा कम्युनिकेशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के परिपेक्ष में राजनीति विज्ञान विषय को, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के विषय में। वैसे तो अगर बात की जाए तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, तो उसमें बताया गया था कि जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार समरूपता होगी तभी राज्य की उत्पत्ति हो सकती है। इसके साथ साथ अन्य कुछ सिद्धांत भी बताए गए हैं राज्य की उत्पत्ति के, तो इसी क्रम में हम देखते हैं इसमें जो मुख्य सिद्धांत बताए गए जैसे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत। चलिए हम पढ़ते हैं। आज हमारा जो पहला सिद्धांत है वो है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह धारणा प्रचलित है कि राज्य का निर्माण स्वयं ईश्वर ने किया है और ईश्वर ने एक प्रतिनिधि को नियुक्त कर दिया है जो राजा बनता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी की उत्तरदायी होता है और राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का पालन का जो है कर्तव्य माना जाता है। अधिकतर विद्वानों ने यह माना है कि यदि राजा क्रूर है तो जनता ने या नागरिकों ने पूर्व जन्म में बहुत गलत काम किए थे, इसलिए उनकी सजा देने के लिए राजा क्रूर बना है। यदि राजा अच्छा है तो उसका अर्थ हम ये लगाते हैं कि नागरिकों ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए राजा अच्छा है। कुछ हम देखते हैं इसके प्रमुख तत्वों के विषय में। जी, प्रमुख तत्व ये बताया गया है कि राज्य का प्रादुर्भाव ईश्वर द्वारा हुआ है। जी बिल्कुल सही तत्व है ये। राज्य शक्ति, जी राज्य शक्ति का प्रादुर्भाव ईश्वर द्वारा हुआ है। ईश्वर ही राजाओं को शांति प्रदान करता है। आगे देखते हैं राजसत्ता पैतृक होती है और पिता के बाद पुत्र की सत्ता का अधिकारी होता है। ये बात बिल्कुल सही बताई गई है। और आगे देखते हैं अन्य जो इसके बिंदु ये बताए गए हैं, मूल तत्व क्या क्या है इसमें, कि राज्य मानवीकृत नहीं वरन ईश्वरीय सृष्टि है। और जिस प्रकार ईश्वर का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से सृष्टि के हित में होता है, उसी प्रकार राजा के सभी कार्य ठीक, न्यायसंगत और आवश्यक रूप से जनता के हित में होते हैं। आगे बताया गया है कि राजाओं की आलोचना या निंदा धर्म विरुद्ध है। इसी बात पर जैन प्रथम ने कहा था कि ईश्वर क्या करता है, इस पर विवाद करना नास्तिकता तथा पाखंड है। इसी प्रकार राजा के हृदय में राजा के कार्यों के प्रति आलोचना का भाव होना अथवा उसके द्वारा यह कहा जाना कि राजा यह कर सकता है और नहीं कर सकता है, राजा का अपमान, अनादर और तिरस्कार। चलिए हम देखते हैं प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं। तो इसमें सेंट ऑगस्टाइन, पोप ग्रेगरी, मनुस्मृति व जेम्स प्रथम इसके समर्थक माने जाते हैं। देखिए विभिन्न धर्म ग्रंथों में इसका समर्थन किया गया है। जैसे यहूदी धर्म की जो प्रसिद्ध पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। आगे चल करके अगर बात करते हैं तो ईसाई संतों ने भी यह कहा था कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है, जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। इस प्रकार महाभारत, मनुस्मृति आदि प्राचीन ग्रंथों में भी प्रतिपादन किया गया है कि राज्य का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश को लेकर के हुआ है। राजा मनुष्य के रूप में एक महती देवता है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक 7वीं सदी में जो स्टुअर्ट जॉर्ज जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में किया है। उनका प्रसिद्ध वाक्य है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। जेम्स प्रथम के बाद रॉबर्ट फिल्मर बूचे द्वारा भी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। और अगर बात करते हैं तो हीगल ने भी इसका समर्थन किया है। उनका मानना था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, कथन बहुत महत्वपूर्ण। चलिए हम देखते हैं किन किन आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। सबसे पहले जो इसकी आलोचना आती है कि अवैज्ञानिक एवं अनैतिहासिक, अर्थात यह सिद्धांत अवैज्ञानिक, अनैतिहासिक एवं मानवीय अनुभव के विरुद्ध है। वस्तुतः राज्य एक मानवीय संस्था है। राज्य के कानूनों का निर्माण व उन्हें लागू करना मनुष्य का ही कार्य है। इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राज्य ईश्वर करता है। अगली देखते हैं भैया अतार्किक। जी, हमारे धर्म ग्रंथ यही बताते हैं कि ईश्वर प्रेम और दया का भंडार है, लेकिन व्यवहार के अंतर्गत राजा बहुत अधिक अत्याचारी, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। इन दुष्ट राजाओं को प्रेम और दया के भंडार ईश्वर का वंदन कैसे कहा जा सकता है। आगे देखते हैं भैया रूढ़िवादी धारणा, अर्थात राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का यह परिणाम होगा कि राज्य को पवित्र पावन संस्था समझकर उसके स्वरूप को में आस्करण से परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। राज्य का अपरिवर्तित रूप मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। आगे देखते हैं भैया अगला बिंदु इसमें कौन सा बताया गया है। अगला बिंदु इसमें यह बताया गया है कि राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाएगा। अर्थात राजा को ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं मानने का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाएगा। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि अपने आप को ईश्वर का अंश कहने वाले शासकों ने जनता पर अनेक अत्याचार भी किए हैं। आगे देखते हैं अगला बिंदु इसमें यह बताया गया है कि नास्तिकों के लिए निरर्थक, राज्य की उत्पत्ति का जो दैविक सिद्धांत है वो ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्तियों के लिए तो अच्छा होगा, जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनके लिए बहुत समस्या खड़ी कर सकता है। आगे बताया गया कि वर्तमान परिस्थिति में लागू नहीं होता है। वर्तमान समय के प्रजातंत्र राज्यों में राज्य के प्रधान को जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अतः इस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा को ईश्वर नियुक्त करता है नितांत अवास्तविक एवं अकाल्पनिक है। यदि हम देखते हैं इसके महत्व को, तो यद्यपि आदि दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया जा चुका है, लेकिन प्रारंभिक काल में जब मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक अंग को धर्म से संबंध रखता था, इस सिद्धांत का अत्यंत मूल्यवान सिद्ध हुआ। और राज्य को दैवीय संस्था और राजा को ईश्वर का वंदन बताकर इस सिद्धांत को प्रारंभिक व्यक्ति को राजभक्ति एवं आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सिद्धांत है उसकी व्याख्या करते हैं। जी, अगला सिद्धांत है शक्ति का सिद्धांत। शक्ति के सिद्धांत के विषय में चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। शक्ति के सिद्धांत के विषय में इसमें ये कहा गया है कि सामान्य रूप से जो राज्य की उत्पत्ति होती है वो शक्ति के बल पर होती है, जैसा कि इसमें बताया भी गया है। जी, राज्य की उत्पत्ति बल के आधार पर हुई है। राज्य उस शक्ति का परिणाम है और इसकी उत्पत्ति शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बल व्यक्तियों
जी, निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन लाने की प्रवृत्ति से हुई। अर्थात हमें कह सकते हैं कि राज्य का जो आधार है वो एक शक्ति है। राज्य उस शक्ति का परिणाम है। इसकी शक्तिशाली उत्पत्ति शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति से हुई। मानवीय विकास के प्रारंभिक काल में जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था, जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था वह अपनी शक्ति के प्रयोग के द्वारा अन्य निर्बल व्यक्तियों को पराजित करके अपने अधीन कर लेता था, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाकर वह जनपद का नेता बन जाता था और तब अपने जनपद की सहायता से अन्य निर्बल जनपदों को अपने अधीन करना प्रारंभ कर देता था। विजय तथा अंतता की इस प्रक्रिया का अंत उस समय होता था जब विजयी जनपद के पास एक निश्चित प्रदेश हो जाता था। यहीं से राज्य की उत्पत्ति होती थी। जैसे लिकाओ ने स्वयं कहा है कि हमें राज्य का उद्गम मनुष्य द्वारा मनुष्य के बंदी तथा दास बनाए जाने, निर्बल जनपदों की पराजय में पराधीनता तथा साधारणतया उच्चतर पशुबल द्वारा प्राप्त स्वार्थपूर्ण स्वामित्व में खोजना चाहिए। जनपद से राज्य तथा राज्य से साम्राज्य का विकास इसी प्रक्रिया का परिणाम मात्र है। ट्रू ने अपनी पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमा कर उन पर शासन लादा होगा। जी, अगर हम इतिहास में देखते हैं तो सामान्यतः भारत में मगध, कौशल, अवंती आदि जनपद में, यूनान में स्पार्टा, एथेंस आदि गणराज्य अपने पड़ोसियों को हराकर ही शक्तिशाली बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने, सिकंदर ने भी शक्ति के प्रयोग के आधार पर विशाल राज्यों की स्थापना की थी। हम देखते हैं कि आखिर इसका विकास किस प्रकार से होता है या इसके मूल तत्व क्या हैं। तो वैसे विकास की अगर बात करते हैं तो यूनान के सोफिस्टो विचारकों का यह मत है कि सामान्यतः उनका ये मानना है, जैसे केलिक्लीज ने कहा है, बलवान की शक्ति ही न्याय है और कानून का स्रोत है। विषमता प्रकृति का नियम है, निर्बल की अपेक्षा बलवान श्रेष्ठतम है। आगे चल करके थ्रेसिमेकस ने स्वयं कह दिया है कि न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि अधिकतर विद्वानों का यही मानना है कि राज्य की उत्पत्ति इसी प्रकार से हो सकती है जिसके पास शक्ति होगी। जैसे ओपनहेमर ने कहा कि राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका जन्म युद्ध के द्वारा होता है, और चीन के माओ से तुमने तो यहाँ तक कह दिया है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। आगे देखते हैं भैया, इसके जो मूल तत्व बताए गए हैं। मूल तत्व क्या बताया गया है? पहला मूल तत्व ये बताया गया है कि शक्ति ही न्याय है। जी, इसमें यह बताया गया है कि शक्ति ही न्याय है। अर्थात प्रकृति का यह सात्विक नियम है कि शक्ति ही न्याय है, जिसके पास शक्ति होगी वही न्याय कर सकता है। आज अब देखते हैं कि कानून का पालन हम भय कैसे करते हैं, क्योंकि वो हमें दंडित कर सकता है। आगे बताया गया है इसमें, अगला बिंदु क्या बताया गया है? बाह्य सुरक्षा शक्ति से ही संभव। जी बिल्कुल सही बात ये भी बताई गई है। अगर आपके पास शक्तिशाली आप नहीं है तो आप अपने राज्य की बाह्य सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। आज भी राज्यों की आंतरिक शांति और बाह्य सुरक्षा अपने प्रयोग के आधार पर ही कायम रखी जाती है। आगे क्या बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति ही है। जी बिल्कुल सही है ये, कि राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है। राज्य बलवानों द्वारा निर्बलों पर अधिकार और प्रभुत्व का परिणाम है। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं भैया, अगला बिंदु इसमें बताया गया है कि इस प्रकार शक्ति सिद्धांत के विजय के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति को प्रकट करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस सिद्धांत के अनुसार राज्य के अधिकारों को नाचित ठहराया जाता है। आगे देखते हैं तो भाई दार्शनिक आधार पर भी जो उग्र राष्ट्रवाद तथा सैन्यवाद का समर्थन करने के लिए भी शक्ति सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इस संबंध में कहा गया कि शक्तिशाली निर्बल पर राज्य करे, यह एक प्राकृतिक सत्य है। उदाहरण स्वरूप टिटस्के ने कहा है कि राज्य आक्रमण और प्रतिरक्षा की सार्वजनिक शक्ति जिसका मुख्य कार्य युद्ध करना तथा न्याय की व्यवस्था करना है। अधिकतर विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है। देखते हैं किसने इसकी आलोचना की है। पहली भैया आलोचना ये बताई गई है कि केवल शक्ति से ही राज्य की उत्पत्ति संभव नहीं। जैसे आपको बताया गया था कि राज्य के जो तत्व हैं वो कितने माने गए हैं? 4 तत्व माने गए हैं: जनसंख्या, संप्रभुता, निश्चित भूभाग, सरकार। तो इसमें यह नहीं कि सिर्फ शक्ति से ही राज्य चलेगा, अन्य तत्व की भी आवश्यकता पड़ती है। जी, इसमें जैसे लिकाक ने कहा है कि शक्ति सिद्धांत की यह भूल है कि समाज के विकास में जिस वस्तु का स्थान केवल एक तत्व का रहा उसे एकमात्र नियामक तत्व की महानता प्रदान कर देता है। आगे देखते हैं भैया, अगला इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। जी, इसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा यदि शक्ति को राज्य का आधार मान लिया जाए तो शक्ति ही सत्य है, और के दौर में व्यक्तियों की स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी। समाज के अधिकांश व्यक्ति स्वतंत्रता का भोग नहीं कर सकेंगे, और औचित्य रहित शक्ति तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विरोधी होती है और राज्य का आधार हो ही नहीं सकती, क्योंकि राज्य का अस्तित्व तो सबल और निर्बल सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है। आगे देखते हैं कुछ इसकी अन्य जो आलोचना की गई। जैसे अन्य आलोचना में ये बताया गया है कि शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं हो सकती है। शक्ति को राज्य के आधार के रूप में इस कारण भी स्वीकार नहीं किया सकता है कि शक्ति राज्य को आवश्यक धनता एवं स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकती है। स्थायी रूप से एक राज्य सहयोग की भावना पर आधारित हो सकता है, और शक्ति कभी सहयोग की भावना जागृत नहीं कर सकती है। सभी व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन शक्ति के भय के कारण नहीं कर सकते हैं, और इस कारण करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का यह एकमात्र साधन है, और इसी से व्यक्ति के चरित्र का विकास संभव। चलिए आगे देखते हैं अगला बिंदु इसमें क्या बताया गया है। अगला बिंदु इसमें बताया गया है कि शक्ति सिद्धांत व्यक्ति के हीन प्रवृत्तियों पर आधारित है। अर्थात यह इसका एक दोष भी है कि सिद्धांत में मनुष्य ने पार्श्विक शक्ति को महत्वपूर्ण मानकर उसकी हीन प्रवृत्तियों पर अधिक बल देता है। मनुष्य के जीवन में पार्श्विक शक्ति भी अव्यवस्थित हो सकती है, किंतु वह उसका मूल नहीं है। अक्सर ने कहा है कि मनुष्य जगत में सहयोग और सहकारिता की भावना प्रमुख है, बल और शक्ति शक्ति का साधन गौण है। आगे ये बिंदु बताया गया है कि आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहन। यदि शक्ति को राज्य का आधार मान लिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को दूसरों की अपेक्षा शक्तिशाली सिद्ध करने में प्रयत्नशील रहेगा और निरंतर संघर्ष होते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सिद्धांत को स्वीकार कर लेने पर प्रत्येक विवाद के निर्णय हेतु युद्ध के मार्ग को अपनाया जाएगा और सदैव युद्ध की व्यवस्था बनी रहेगी। अतः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के हित में शक्ति सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया सकता है। तो आप लोगों ने देखा ये शक्ति सिद्धांत के, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सिद्धांत है उसकी व्याख्या करते हैं।
जी, अगला है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सामाजिक समझौते सिद्धांत की अगर हम व्याख्या करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो समझौते के फलस्वरूप हुई है, और हाब्स ला रूसो की धारणा को इसमें समाहित किया गया है। ये जो विचारक हैं ये संविधानवादी विचारक माने जाते हैं। सामान्यतः इसमें यह बताया गया है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्य था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय उत्पत्ति होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मानव सिद्धांत को दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक अवस्था का काल तथा नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादक अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिसके अंदर जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं थी। सिद्धांत के विभिन्न प्रतिपादकों में इस प्राकृतिक अवस्था के संबंध में पर्याप्त कुछ मतभेद हैं। कुछ इसे पूर्व सामाजिक और कुछ इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था कहते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार प्राकृतिक नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखते हैं इसमें भैया जैसे हाब्स लाक और रूसो ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण विवेचना प्रस्तुत की है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाब्स के विषय में। तो जब भैया हाब्स का जब जन्म हुआ था इंग्लैंड में, तो वहीं 1588 के आसपास कह सकते हैं, तब वहाँ पर ऐसी दशाएँ थीं जी, तब वहाँ पर भय का माहौल था, यानी कि जो हाब्स का मानव था वो भयभीत था। इसलिए हाब्स ने स्वयं कहा था कि मैं और भय जुड़वा भाई हैं। और इनके समय की जो प्राकृतिक दशा थी कैसी थी, वो अहंकारी थी, अतिभिमानी थी, या कह सकते हैं कि एक बहुत बर्बर सभ्यता थी, बर्बर दशाएँ थी। तो हाब्स ने बताया कि जब बर्बर दशा की स्थिति आ गई तो लोगों के सम्मुख से उनकी सुरक्षा को लेकर के समस्या उत्पन्न हुई। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने एक समझौता कर लिया, और जो कह सकते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति था उसे अपनी सत्ता सौंप दी, और वो अन्य व्यक्तियों पर कह सकते हैं कि शासन करने लगा। उसके बाद में हाब्स के बाद में भैया लाक आते हैं। तो जब लाक आते हैं तो लाक के समय क्या होता है कि जो स्थिति खराब थी वो स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। कि ये 1632 के आसपास आते हैं, तो इनके समय होता क्या है कि स्थिति अच्छी हो जाती है, वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो ये कहते हैं कि मेरे समय का जो व्यक्ति था बहुत शांत था, न्यायप्रिय था, और कह सकते हैं कि वो बर्बर एवं हिंसक नहीं था, और जानला को दौलत की आत्मा भी कहा जाता है। परंतु इनका ये मानना था कि उदारवादियों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक समझौता किया, और उस समझौते के फलस्वरूप क्या होता है कि नवीन राज्य का उदय होता है। उसके बाद में भैया आते हैं रूसो ने सबसे अच्छी व्याख्या की सामाजिक समझौता सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि व्यक्ति ना तो इतना बर्बर था जितना हाब्स ने बताया, और व्यक्ति ना तो इतना सभ्य था जितना लाक ने बताया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके मध्य क्या हुआ कि भूमि के संघर्ष को लेकर के, या फिर कह सकते हैं भूमि के विवाद को लेकर के एक संघर्ष उत्पन्न हुआ, या कह सकते हैं कि एक विवाद तब उत्पन्न होता जब व्यक्ति ने एक भूमि पर एक रेखा खींच करके कहा कि यह मेरी है। तो जब इस भूमि के विवाद को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ तो इसमें होता क्या कि जो संपन्न वर्ग के लोग थे या जो शक्तिशाली वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी समस्त शक्तियाँ एक व्यक्ति को सौंप दी, और इस प्रकार से क्या हुआ कि नवीन राज्य का उदय हुआ, या कह सकते हैं कि नए राज्य की स्थापना हुई। चलिए देखते हैं कुछ इनकी हम आलोचना देखते हैं। प्रमुख आलोचना क्या है? सबसे पहले आलोचना ये बताई गई है कि सामाजिक समझौता है ये अनैतिक है। ऐतिहासिक आधार की अगर बात करते हैं भैया तो ये अनैतिक है, क्योंकि इतिहास में इस बात का कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता है कि आदि मनुष्यों ने पारस्परिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की हो। संविधान सिद्धांत के समर्थक अपने पक्ष में 11 नवंबर 1620 में मैफ्लावर पैक्ट का उदाहरण देते हैं, जिसमें मैफ्लावर नामक जहाज पर बैठे हुए इंग्लैंड से अमेरिका जाने वाले अंग्रेजों ने अनुबंध किया था कि हम लोग शांति और सुख का जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज की रचना करेंगे। किंतु इस उदाहरण से समझौता की पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि समझौता में वर्णित प्राकृतिक अवस्था के लोगों में मैफ्लावर पैक्ट के संबंध लोगों की राजनीतिक चेतना में बहुत अधिक अंतर है। आगे देखते हैं भैया प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत, अर्थात सामाजिक समझौता सिद्धांत मानवीय इतिहास को प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक अवस्था के दो कालों में बांटता है, और ऐसी अवस्था की कल्पना करता है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का समाज और राज नहीं था। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल विभाजन नितांत असाध्य है। आगे देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे भैया क्या बताया गया है इसमें कि राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। अर्थात इतिहास के अनुसार राज्य और इस प्रकार की जो अन्य मानवीय संस्थाओं का विकास हुआ है, निर्माण नहीं है। स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य आरंभ में परिवारों और फिर कुलों और फिर कबीलों फिर जनपदों अथवा राज्य में संगठित हुआ। और कह सकते हैं कि जो लाफर है उन्होंने कहा था कि परिवार की भांति राज समाज के लिए आवश्यक है, और वह समझौते का नहीं वरन मानवीय प्रकृति का परिणाम है। आगे देखते हैं भैया इसकी जो अन्य आलोचनाएं हैं दार्शनिक आधार पर कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है। इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को एक ऐसे संगठन के रूप में चित्रित किया गया है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो, किंतु राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है वरन अनिवार्य होती है। व्यक्ति उसी प्रकार राज्य के सदस्य जिस प्रकार के परिवार के, अर्थात हम लोग जैसे भारत के रहने वाले हैं तो सामान्यता है कि हम लोग अनिवार्य भारत के नागरिक होंगे, सदस्यता में लेनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्या क्या इसमें बताया गया है? अगला ये बताया गया है कि राज्य और व्यक्ति के संबंधों की आंशिक व्याख्या की है। जिस प्रकार संतान और माता पिता के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनकी व्याख्या किसी समझौते के आधार पर नहीं की जा सकती, उसी प्रकार व्यक्ति और राज्य के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनकी व्याख्या भी किसी समझौते के आधार पर नहीं की जा सकती। आगे ये बताया गया कि राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है। जी बिल्कुल सही है, राज्य एक मनुष्य की कृति है, वस्तुतः राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक संस्था है। विद्रोह का प्रोत्साहित समझौता सिद्धांत राज्य को व्यक्ति का परिणाम बताकर विद्रोह क्रांति और नागरिकता को प्रोत्साहित करता है। आगे बताया गया कि प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ बिंदु
बताए गए, परंतु हम वैधानिक आधार की बात करते हैं तो इसमें बताया गया प्राकृतिक व्यवस्था में कोई समझौता संभव ही नहीं हुआ था। वर्तमान में भैया आप लोगों ने देखा है कि एक परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाता तो वो लोग सुलझा नहीं पाते हैं, चौकी थाने पहुंच जाते हैं, तो राज्य की स्थापना किस प्रकार से हो सकती है। उसके बाद बताया गया कि समझौता वर्तमान समय में मान्य नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये भैया सामाजिक समझौता सिद्धांत को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हमारा जो अन्य सिद्धांत है। जी, ये जो सिद्धांत आपको बताया गया है ये सबसे प्रामाणिक एवं मान्य सिद्धांत बताया गया है। इसे कहा गया है ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। अर्थात इससे पूर्व के जो सिद्धांत बताए गए हैं वो उन पर वो वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं, परंतु जो विकासवादी सिद्धांत माना गया है वो एक वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। इसके अनुसार मानना है कि राज्य विकास का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या विकासवादी सिद्धांत के द्वारा ही की जाती है। इनका यह मानना है कि भैया जो राज्य बना है वो सामान्य रूप से विकास से बना है, यानी कि धीरे धीरे राज्य का विकास होता गया और उसके बाद क्या होता है कि आधुनिक राज्य की हमें उत्पत्ति दिखाई पड़ती है। इसके संदर्भ में डॉक्टर गार्नर ने कहा, भैया जो गार्नर है उन्होंने राज्य की सबसे उत्तम परिभाषा दी है जो आपको बताई भी गई थी। राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, ना किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, ना पर किसी परिवार का विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। राज्य विकास का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत द्वारा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लंबे समय से चला रहा है और आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को प्राप्त किया है। भैया राज्य के विकास में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्थापित होते हैं। सबसे पहला इसमें जो बिंदु बताया गया है वो है रक्त संबंध। रक्त संबंध में यह बताया गया है कि सामान्यतः खून पानी से गाढ़ा होता है, तो इसी में परिपेक्ष में ये बताया गया है कि या तो माता पक्ष के लोग एक क्रम में रहे होंगे, उनकी एक क्रम में रिश्तेदारी होती रही और इस प्रकार से राज्य का निर्माण हो गया, या फिर पिता पक्ष के जो व्यक्ति हैं वो सब एक पास रहे होंगे, इस प्रकार से उनकी उत्पत्ति और अन्य संतानों की उत्पत्ति और इस प्रकार से राज्य का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्तियाँ। जी, मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्तियाँ, जैसे मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक रणनीतिक प्राणी है। समूह में रहने की मनुष्य की प्रवृत्ति ने ही राज्य को जन्म दिया है। समाज में साथ साथ रहते हुए जब विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव और स्वास्थ्यगत भेदों के कारण विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए तो इन विवादों को दूर करने के लिए एक संप्रभुता संपन्न राजनीतिक संस्था की आवश्यकता समझी गई और राज्य का उदय हुआ। आगे देखते हैं भैया धर्म। जी, इसमें यह माना गया है कि रक्त संबंध की बात धर्म का भी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योग रहा है। राज्य के विकास में रक्त संबंध और धर्म परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। प्रारंभिक समाज में रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू थे। जैसे वर्तमान समय में देखें तो भैया तो बहुत से राज्य जो हैं वो धर्म प्रधान राज्य माने जाते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अन्य खाड़ी देश हो गए, वो सब इस्लाम धर्म के प्रधान माने जाते हैं, या फिर अमेरिका की बात करें या फिर अन्य यूरोपीय देशों की बात करें तो ये सब ईसाई धर्म प्रधान के राज्य माने जाते हैं। आगे देखते हैं भैया जो आगे बताया गया है कि आर्थिक गतिविधियाँ। जी, आर्थिक गतिविधियों ने भी राज्य की स्थापना में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रकट की होगी। तो इस वजह से आर्थिक गतिविधियों में हम ये कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख हाथ रहा है। आदिम काल से लेकर अब तक मनुष्य 4 आर्थिक अवस्थाओं से गुजरा, जिसके अनुकूल इसमें तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक संगठन रहे हैं। आखेट अवस्था में मनुष्य के जीवन का एकमात्र साधन शिकार था। इस प्रकार मनुष्य जीवन का अस्थिर संगठित भ्रमणशील रहा। उसके बाद में जैसे पशुपालन हो गया, उसके बाद में कृषि हो गया। इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि जैसे सामान्यतः होता है कि हम वहीं पर रहना चाहते हैं जहाँ पर हमें रोज़मर्रा की आवश्यकताएँ, भोजन, कपड़ा, मकान ये सब उपलब्ध हो सके। तो ये आर्थिक गतिविधियाँ भी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण अपना योगदान देती हैं। आगे भैया इसमें बताया गया, लिखना भूल गए हैं हम, शक्ति भी कर देखें तो प्रमुख रूप से राज्य की स्थापना में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे राज्य संस्था के विकास में शक्ति या युद्ध का स्थान भी विशेष महत्वपूर्ण रहा है। पहले सामाजिक अवस्था थी जिसे राजनीतिक अवस्था में परिवर्तित करने का कार्य युद्ध के द्वारा ही किया गया और अन्य मनुष्यों पर आधिपत्य स्थापित करने तथा संघर्ष से आक्रमण की प्रवृत्ति भी मनुष्यों में मूल प्रवृत्ति में से एक है। आगे भैया बताया गया है कि राजनीतिक चेतना में यह व्याख्या की गई है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, राजनीतिक चेतना का तात्पर्य उन देशों की राज्य के लिए चेतना जिनके हेतु राज्य की स्थापना की जाती है। अनेक विद्वानों के अनुसार राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य किया है। इसके साथ साथ जब व्यक्ति किसी निश्चित प्रदेश पर बस गए, उनके द्वारा अपनी आजीविका के स्थायी साधन प्राप्त कर लिए गए तो उनकी यह स्वाभाविक इच्छा और चिंता दूर हुई कि लोग उनके साधनों को हड़प ना लें। इस प्रकार से कह सकते हैं कि राज्य का ये उत्पत्ति होती है। अगर प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्य की उत्पत्ति में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो जो विकासवादी सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत माना जाता है। मैं आशा करता हूँ कि जो आज हमारे द्वारा ये व्याख्या की गई है ये आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएँ और उन्हें आप आसानी से सही कर सकें। भैया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।